नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एसआईएतुल राजपूत में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग हिंदी की जो वर्णमाला की जो हम लोगों की प्रैक्टिस चल रही है वो प्रैक्टिस चल रही थी और हम लोगों ने करीब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे। स्वर के क्वेश्चन हमारे सभी समाप्त हो गए थे। अब हम देख रहे हैं जो भी हमारे व्यंजन के क्वेश्चन हैं किस तरह से बन सकते हैं, वहाँ वो सब हम देख रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्रा किससे मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या था? आधा, सा और रा। घा नंबर हमारा इसका आंसर था, गा पॉइंट। चलिए अब आज इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आता है। ये घोषत्व के आधार पर क्या है? घोषत्व के आधार पर यानी घोष। घोष का मतलब क्या होता है? घोष का मतलब क्या होता है? गूंज, यानी गूंज या नांद। गूंज या नांद। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो चाहे तो यहाँ पर आप व्यंजन समझ लीजिए या फिर अगर इसी जगह पर लिख कर दे सकता है क्या, वर्णों को, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही इसमें आ जाते हैं। तो व्यंजन करके भी आंसर दे सकता है, सॉरी क्वेश्चन पूछ सकता है, और वर्ण के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा 2। इसका क्या आंसर होगा? 2। कौन कौन से होते हैं यहाँ देखते हैं। घोष के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा अघोष, ठीक है, पहला हमारा अघोष, दूसरा सघोष, या इसी को हम सघोष को ही क्या बोल देते हैं? घोष, यानी कि गूंज। गूंज, और इसमें जिसमें मतलब गूंज होती है वो भी हमारी घोष है, और इसी को हम सघोष भी बोल देते हैं, यानी कि गूंज सहित। ठीक है, सा मीन्स सहित यानी गूंज के साथ, और आ मीन्स होता है नहीं, यानी कि गूंज के जिसमें गूंज नहीं हो वो होते हैं हमारे अघोष, और जो जिसमें गूंज हो वो हमारे सघोष होते हैं, या फिर इसी को घोष भी कहते हैं। तो ये इस हिसाब से हमारे दो भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम अघोष कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो अघोष की संख्या हम पहले यहाँ देख लेते हैं कितनी होती है, 13। और अघोष का उल्टा होता है क्या? सघोष। तो सघोष की संख्या कितनी होगी हमारी? 31, यानी कि 13 का उल्टा 31, 31 का उल्टा 13। ठीक है, अघोष का उल्टा सघोष, सघोष का उल्टा अघोष। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि हमारे कितने अघोष वर्ण होते हैं, अघोष, और कितने सघोष वर्ण होते हैं। तो ये, और जो भी हमारे ये 31 हैं इसमें हम वर्ण बोल रहे हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही हमारे इसमें शामिल है। और अघोष में भी वर्ण बोल रहे हैं, इसमें हमारी स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है। तो अघोष में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अघोष में केवल और केवल हमारे व्यंजन शामिल होते हैं, यानी कि व्यंजन आते हैं अघोष में। कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन होते हैं हमारे सारे अघोष, यानी कि जितने भी अघोष वर्ण हैं वो सभी सभी व्यंजन है, स्वर अघोष नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 31 में कि जो हमारे व्यंजन है, कुछ व्यंजन भी हमारे सघोष हैं और कुछ स्वर भी हमारे सघोष हैं, यानी कि दोनों ही सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ हैं सघोष में, कुछ हैं अघोष में। अब देखते हैं ऐसे कौन से व्यंजन है जो हमारे अघोष में आते हैं। तो अघोष में जो हमारे वर्ग हैं, 5 वर्ग बताए हैं, का, चा, टा, ता और पा। ये हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है, इसमें हमारे का वर्ग के पहले और दूसरे, ठीक है, इसी प्रकार चा वर्ग के पहले दूसरे, टा वर्ग के पहले दूसरे, ता वर्ग के पहले दूसरे और पा वर्ग के पहले दूसरे, यानी टोटल कितने हो गए? 5 × 2 बराबर 10। तो हमारे ये हो गए, और 3 बचते हैं कौन? 10 हमारे यहाँ पर हो गए स्पर्श व्यंजन पहले और दूसरे स्थान के दूसरे वर्ण, 5 वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण। ठीक है, प्लस 3 हमारे कौन से हो गए? सा और सा, ये 3 हमारे हो गए। तो इस प्रकार से हमारे अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 10 ये और 3 ये बराबर 13। तो 13 हमारे हो गए अघोष व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सघोष व्यंजनों की संख्या क्या है और सघोष स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, यानी 11 स्वर, वो हमारे सघोष के अंतर्गत आते हैं, यानी घोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। व्यंजन में हम अगर देखते हैं व्यंजन जो भी हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा और 5वां, इसी प्रकार ये 5 वर्गों में पहला दूसरा हो गए हमारे अघोष, तीसरा, चौथा और 5वां ये हमारे हो गए किसमें? ये किसमें जाएंगे? हमारे सघोष होते हैं। अगर इनको हम बोल कर देखें तो हमारे जो गले में गूंज, कंपन महसूस होती है। तो इस प्रकार से हमारे 15 वर्ण, यानी कि 5 वर्ग के ये तीसरा, चौथा, 5वां, 5 × 3 बराबर 15,
15 हमारे स्पर्श व्यंजन, और साथ ही में जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, और एक बचा हा यानी कि उसमें वाला, तो 15 और 5 20 हमारे व्यंजन ऐसे हैं, 20 व्यंजन हमारे ऐसे हैं जो होते हैं सघोष प्लस स्वर होते हैं 11, स्वर हमारे 11, तो टोटल संख्या कितनी हो गई 31। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कौन कौन से सघोष वर्ण है और कौन कौन से अघोष वर्ण है, कौन से स्वर आते हैं सघोष में, कौन से स्वर आते हैं अघोष में, वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये हमारा पूरा सघोष और अघोष का टॉपिक हो गया, यहाँ पर मैंने सब ब्रीफ में समझा दिया है। और इसके लिए जो आपको डिटेल से अगर क्लास देखनी है तो हमारे चैनल, जो हमारा मेन चैनल है 30 मिनट्स जीएस के नाम से, वहाँ पर आपको पूरी वर्णमाला की क्लासेस मिल जाएंगी और एक मास्टर क्लास भी मिल जाएगी, जहाँ पर पूरी एक ही वीडियो में मैंने पूरी वर्णमाला को अच्छे से समझाया है, कि ऐसी तरह समझाया कि एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं अघोष व्यंजनों की संख्या क्या है। यहाँ क्या पूछा है, अघोष व्यंजन, व्यंजन पूछा, वर्ण नहीं पूछा। तो व्यंजन यहाँ पर हमने कितने देखे थे, अघोष व्यंजन हमारे 13, क्योंकि स्वर तो होते ही नहीं है अघोष, तो जितने भी होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, व्यंजन। तो अघोष व्यंजनों की संख्या क्या हो गई, 13। ठीक है, पहला आंसर। और दूसरे 11 क्या होते हैं, 11 हमारे स्वर होते हैं। अब देखते हैं सघोष व्यंजनों की संख्या, यहाँ भी व्यंजन ही पूछे गए हैं। ठीक है, सघोष व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजन हमारे यहाँ पर हमने देखे कितने हैं, व्यंजन हमारे हैं 20। कौन कौन से, 3 4 5 स्थान के 5 वर्गों के। ठीक है, 15 ये हो गए, 4 हमारे अंतस्थ, एक हमारा हो गया क्या, हा, उस व्यंजन का हा। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यंजनों की संख्या होगी कितनी होगी, 20 व्यंजन हो गए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सघोष वर्णों की संख्या, यानी कि कुल वर्ण पूछ रहा है कि सघोष वर्ण अगर उसने शब्द दे दिया है व्यंजन के स्थान पर, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 31। क्यों, क्योंकि इसमें 20 आपके शामिल हो जाएंगे क्या, व्यंजन, प्लस 11 आपके शामिल हो जाएंगे क्या, स्वर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा आंसर 31 हो जाएगा। अगर उसने पूछा है क्या, सघोष वर्णों की संख्या, अगर उसने वर्णों का जिक्र कर दिया है, वर्ण पूछ लिए हैं, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 31। और वरना अगर सघोष व्यंजन पूछता है तो हमारे आंसर होंगे 20। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है सघोष वर्णों की संख्या क्या होगी। अब उसने क्या बोला है, वर्ण बोला है, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 31। और अगर केवल व्यंजन पूछता है तो 20। और अगर इसी स्थान पर उसने पूछ लिया सघोष स्वरों की संख्या बताइए, तो सघोष स्वरों की संख्या हमारी 11 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सघोष स्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हो गए ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्न में से अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है यानी कि अघोष वर्ण पूछा गया है। तो इसमें से देखते हैं अघोष वर्ण कौन से, पहले और दूसरे नंबर के, यानी कि गा हमारा किस वर्ग का है, का वर्ग का। कौन से स्थान का, का, खा और गा, यानी कि ये तीसरा, तो ये तो हमारा हो गया गलत, ये किस में जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा, ये हमारा क्या है, अघोष नहीं है, ये सघोष है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा इस तरह से गलत होता है। अब हम देखते हैं या क्या है, अंतस्थ, यानी कि या, रा, ला, वा, ये हमारे किस में आते हैं, सघोष में, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और जो बचता है हा, उस व्यंजन का हा, ये भी हमारा किस में जाता है, सघोष व्यंजन में जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं वहां पर, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि सघोष व्यंजन में जो हा बचता है वो कहाँ जाता है, सघोष वर्ण में। तो इस प्रकार से हमारा ये भी गलत हो गया। अब बचता है ठा, ठा हम देखते हैं किस वर्ग में आता है, टा और ठा, यानी कि पहला और दूसरा, जो भी हमने यहाँ पर बताया था, पहले दूसरे, ये हमारे अघोष होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कौन होता है, ठा नंबर, ठा जो हमारा वर्ण है वो हमारा सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट आते हैं क्या, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से सघोष वर्ण नहीं है, सघोष वर्ण नहीं है। इस नहीं पर आप बहुत, यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस नहीं शब्द को आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ये जो है आपको भूले नहीं, गलती मत करें इसमें, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में शुरुआत का पढ़ लेते हैं सघोष वर्ण और बस नीचे देखते हैं सघोष वर्ण पर ही लगा दे, जबकि उसके आगे उसने पूछा है क्या है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें विशेष ख्याल रखना है क्या, कि नहीं वर्ण को, जो नहीं शब्द है उसको हम अच्छे से गौर रखेंगे, उस पर या तो अंडरलाइन कर दीजिए या गोला कर दीजिए ताकि उसका हमें ध्यान रहे। अब देखते हैं कि इसके आंसर के कुछ जो हमारी ऑप्शन है वो कौन कौन से दिए हैं। रा, तो तुमने अभी रा क्या देखा था, अंतस्थ में आता है रा, और क्या होता है, सघोष, तो यानी कि तुम्हारा है सघोष। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रा, रा क्या हमारा पंचमाक्षर है, टाका, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा, वो भी हमारा सघोष है, तो ये हमारे दोनों सघोष हो गए।
अब देखते हैं सा, शा सा सा यानी कि ऊष्म व्यंजन, सा और सा। हमने देखे थे कि ये हमारे किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। किस में आते हैं, अघोष में। तीनों सा हमारे अघोष में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अघोष। और री ये हमारा क्या है, स्वर है, स्वर है ये। और स्वर सभी कैसे होते हैं, सघोष वर्ण, यानी कि ये भी हमारा सघोष है, ये भी सघोष है और ये भी सघोष। जब किसने पूछा क्या है, कौन सा सघोष नहीं है, तो हमारा सघोष कौन सा नहीं है, ये वाला, यानी कि सही आंसर कौन सा होगा, सा नंबर, यानी कि ये हमारा 67 कोण वाली ये क्या है, अघोष वर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से सघोष वर्ण है। अगर वह थोड़ा सा भी पेपर टफ करेगा, थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाएगा, तो वो इस तरह से पूछ लेगा कि आपको एक ही ऑप्शन में 3-4 वर्ण व्यंजन या स्वर दे सकता है और उसमें से आपको छांटने के लिए कहेगा कौन सा सघोष वर्ण है, कौन सा नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें जो हमारा आ दिया गया है, इसमें टा, ये हमारा क्या है, पहला वर्ण है टावर का, तो ये तो हमारा किस क्या हो गया, अघोष हो गया। ई हमारा क्या है, सघोष है क्योंकि स्वर है, ये हमारा क्या हो गया, सघोष। और फा ये भी हमारा क्या हो गया, अघोष। जबकि इसने पूछा क्या है, सघोष पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि इसमें 2 अघोष हैं और 1 सघोष है, तो ये हमारा ग्रुप हो गया गलत। नेक्स्ट देखते हैं, आ स्वर है, ठीक, सघोष है। री ये भी हमारा स्वर है यानी कि सघोष है। और ये हमारा सा, जो सा है ऊष्म व्यंजन, ये हमारा क्या है, अघोष है, ये क्या है, अघोष है। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्रुप भी गलत हो गया। अब देखते हैं ओ क्या है, हमारा स्वर है यानी कि सघोष है, ठीक है, पहला सघोष मिला। दूसरा ड़ा पंचमाक्षर है, तीसरा चौथा पांचवा हमारे सघोष होते हैं, तो ये भी हमारा सघोष है। और हा यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है उसमें सा तो होते हैं हमारे क्या, अघोष, जबकि हा होता है कैसा, सघोष। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें तीनों जो हैं, तीनों वर्ण सघोष मिल रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे भी देखते हैं, इसमें क्या है, माँ, पा फा बा भा मा, यानी कि हमारा पंचमाक्षर है, तो ये हमारा सा यानी कि सघोष में जाता है, पंचमाक्षर है जो कि। अब चा पहला वर्ण है चावर का, तो ये हमारा अघोष में है। और ढा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि चौथा है अक्षर किस वर्ग का, टावर का, तो ये भी हमारा सघोष है। क्योंकि ये दोनों तो सघोष हैं, जबकि यहाँ पर ये हमारा अघोष आ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम केवल क्वेश्चन के आंसर ही ना बता करके आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दे रहे हैं, ताकि अगर इस जो एनालिसिस है और जो क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई आपके पेपर में जरूर ही फंस जाए, एक भी आंसर, एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो, और कोई भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से बाहर से ना आए, और जो हमने थ्योरी पढ़ाई उसके बाहर से ना आए। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझते रहिए और प्रैक्टिस करिए। जो इसकी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। आज ये हमारी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, तो इसकी जो आपको प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस सीट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, SI अतुल राजपूत नाम से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सघोष स्वरों की संख्या क्या है, यानी सघोष स्वरों की संख्या पूछी है। आखिरकार अभी इसने देखिए आपको घुमा दिया है, सघोष स्वर बोला है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 10, 11, 12 और 13। चूंकि जितने भी स्वर होते हैं अभी हमने पढ़े थे वो सारे क्या होते हैं, स्वर सघोष ही होते हैं, कोई भी स्वर अघोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11, यानी कि सारे स्वर सघोष होते हैं, और हमारे स्वरों की संख्या है कितनी, 11। तो हमारे आंसर क्या हो गया सही, 11 नंबर का ऑप्शन हो गया सही। तो हमारी संख्या कितनी होती है, 11। अघोष स्वरों की संख्या पूछा है, अघोष स्वरों की संख्या, चूंकि सारे जो स्वर है हमारे सघोष ही होते हैं, अघोष स्वर नहीं होते हैं, इसलिए अघोष स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 0। ठीक है, अगर उसने पूछा कि सघोष वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का भेद, वर्णों के भेद बताइए। यानी कि वर्ण, यानी वर्णमाला में हमारे जो वर्ण है, स्वर और व्यंजन, तो उनको विभाजित पूछा गया है कि कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, प्राणत्व। प्राणत्व मतलब सांस, यानी कि हवा, जो प्राण वायु है उसके आधार पर पूछा गया है। तो कितने भागों में हमने पढ़ाया था आपको, 2 भागों में, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन, अल्प प्राण और महाप्राण, 2 भागों में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्या, 2।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अल्प प्राण कौन सा है। पहले यहाँ पर पूरा अल्प प्राण का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार फिर से जल्दी से, कि कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अल्प मीन्स क्या होता है। अल्प मीन्स होता है कम, ठीक है, यानी कि कम हवा निकले, और महा मीन्स होता है ज़्यादा, यानी कि बड़ा, यानी कि ज़्यादा हवा निकले जिसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सॉरी, ये हमारा हो गया क्या, ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं पूरा। तो जो अल्प प्राण है वो हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। अल्प प्राण में हमारे लेते हैं वर्ग के प्रथम, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण होते हैं वर्ग के जो भी व्यंजन है, और इसके साथ ही आते हैं कौन से, स्वर और अंतस्थ, ठीक है। तो ये हमारे जो भी व्यंजन है, जो भी वर्ण है, वो हमारे सभी अल्प प्राण में आते हैं। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्लस स्वर और प्लस अंतस्थ। और यहाँ पर देखते हैं महा यानी कि ज़्यादा जिसमें आती है हवा, वो कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथा, और उसके साथ ही कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, जोड़ते हैं। पांचों वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, यानी कि 15 तो हमारे हो गए ये, ठीक है, प्लस 11 हमारे स्वर, और प्लस 4 हमारे हो गए कौन से, अंतस्थ। तो देखते हैं टोटल कितने होते हैं, 15 और 5 20, और 1 20 और 10 30, यानी कि 30 हमारे हो गए अल्प प्राण। 30 हमारे हो गए क्या, अल्प प्राण। अब इनकी संख्या कितनी होगी, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे, यानी 5 दूनी 10 तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन, प्लस 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से 14 जो हैं वो हमारे महा होते हैं, यानी कि महाप्राण होते हैं 14, और आपके अल्प प्राण होते हैं कितने, 30, जिसमें महाप्राण है वो सभी क्या है, व्यंजन है, और जिसमें अल्प प्राण है उसमें स्वर जितने भी होते हैं वो सभी अल्प प्राण होते हैं। उसके साथ ही कुछ आपके व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, अंतस्थ सभी अल्प प्राण होते हैं, जबकि ऊष्म जो होते हैं, जो भी ऊष्म व्यंजन है वो सभी महाप्राण होते हैं। तो इस हिसाब से हमने समझा कि अल्प प्राण की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या महाप्राण का कॉन्सेप्ट है, और कौन कौन से वर्ण और व्यंजन अल्प प्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कौन सा, कि निम्न में से अल्प प्राण है। तो यहाँ पर अब देखिए कौन सा अल्प प्राण है। क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उसमें दिए गए हैं छा, यानी कि चा और छा, ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा कौन सा होता है, महाप्राण, इसलिए तो छा हमारा हो गया क्या, महाप्राण, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया गलत। री हमारा क्या है, स्वर। और अभी हमने यहाँ पर देखा था क्या, कि सारे स्वर जितने भी हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण ही होते हैं, जबकि री भी हमारा स्वर है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा री, यानी कि ऑप्शन नंबर वाह। अब यहाँ पर देखते हैं हाँ, ये क्या है, हाँ जो भी हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जो अंतस्थ हमारे व्यंजन है वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हा भी यहाँ पर ऑप्शन सही होता है। और ढ़ा जो आपका है वो हमारा होता है क्या, दूसरा चौथा, यानी कि वर्णमाला में जो हमारा ढा होता है उसके जस्ट बाद ला का स्थान दिया गया है, तो ये फिर हमारा महाप्राण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारा आंसर इसका बना है वो बा और सा, ये दोनों हमारे अल्प प्राण हैं, ठीक है। सॉरी, जो हमारा ये हा है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, सा हा, गलती से भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, स्वर, यानी कि बा ऑप्शन ही हमारा सही रहेगा। ये जो हमारा हा है वो हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने आपको समझाया कि जितने भी ऊष्म व्यंजन है ऊष्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सा और हा। तो ये चारों हमारे किस में आते हैं, महाप्राण में। और यही पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो ये हमारा क्या है, महाप्राण है, ठीक है। तो केवल इसका आंसर कौन सा हो गया, री हमारा क्या है, स्वर है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन हो जाता है बा नंबर सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से महाप्राण है, निम्न में से महाप्राण है, यानी कि महाप्राण पूछा गया, इसमें कौन सा, सा, ड़ा, या और ता, ठीक है। तो सा देखते हैं हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और अभी जस्ट हमने यहाँ क्या देखा कि जितने भी ऊष्म व्यंजन है सा हा, ये हमारे क्या है, महाप्राण। तो पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो गया।
अब देखते हैं ड़ा। ड़ा क्या है? हमारा पंचमाक्षर है। अभी हमने देखा 1, 3 और 5, यानी कि 1, 3 और 5 में स्थान के जो भी वर्ण हैं वो क्या है? अल्प प्राण है। तो ये ड़ा हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण। और या अंतस्थ व्यंजन है, या, रा, ला, वा, ठीक है, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण। और ता प्रथम, ता जो है ता वर्ग का प्रथम अक्षर है, ता प्रथम वर्ग का ता जो है वो ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा? सा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। ऑप्शन देखते हैं ड़ा। ड़ा वर्णमाला की जब थ्योरी क्लास चल रही थी तो वहाँ हमने क्या देखा था? जो भी टा वर्ग में ये आते हैं व्यंजन हमारे, टा, ठा, डा, ढा और ड़ा, ये हमने पढ़े थे व्यंजन, ठीक है। तो इसी के बाद जब हम स्थान पढ़ रहे थे वर्णमाला में, जो हिंदी की शब्दकोश है उसमें कौन कौन से स्थान दिए गए, कहाँ पर वर्णों के, तो वहीं हमने यहाँ पर ये पढ़ा था डा के बाद ही आता हमारा क्या? ड़ा। और ढा के बाद आता है क्या? ढ़ा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो ये डा है ये किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है डा, ठीक है। जबकि हमें यहाँ पता है कि पहला और तीसरा पांचवा वर्ण ये हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में। तो जस्ट जब ड़ा ये इस डा के बाद ही आता है, इसी का ये नव विकसित यानी कि बिगड़ा हुआ रूप है। तो जब हमारा डा है किस में? अल्प प्राण में। तो इस प्रकार से हमारा ड़ा भी किस में जाएगा? अल्प प्राण में। ये हमारा किस में जाएगा? अल्प प्राण में। और ढा हमारा ये महाप्राण है, क्यों? क्योंकि ढा का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? ड़ा। तो ये हमारा महाप्राण है, ये हमारा हो गया क्या? महाप्राण। इसी प्रकार चा, छा, जा, झा, यानी कि चौथा वर्ण है चा वर्ग का, तो ये हमारा महाप्राण है। और ढा ये हमारा चौथा वर्ण है किसका? टा वर्ग का, तो ये भी हमारा क्या है? महाप्राण। इसमें पूछा क्या गया है? महाप्राण नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया। ये भी हमारा महा है, ये भी महा, ये भी महा, तो हमारा जो ये अल्प है, अल्प प्राण है ड़ा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्प प्राण व्यंजनों तथा कुल वर्णों की संख्या, यानी कि जो भी अल्प प्राण व्यंजन है उनकी संख्या और जो कुल अल्प प्राण वर्ण है, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर बात गौर करने वाली है कि इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो व्यंजन पूछा है और दूसरा कुल वर्ण पूछा है। और उसमें भी कैसे पूछे? जो अल्प प्राण है, यानी कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और टोटल अल्प प्राण वर्ण कितने होते हैं, ये पूछा गया है। तो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं? यहाँ देखिए 15 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, तो टोटल अल्प प्राण व्यंजन कितने हो गए? 19 तो हो गया अल्प प्राण व्यंजन, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। और यहाँ पर 18 दिए तो ये हमारे गलत हो गए, 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं कि क्या कुल वर्णों की संख्या पूछी है, कुल वर्णों की संख्या। तो जब वर्ण के अंतर्गत हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं तो व्यंजन तो हमारे 19 हो ही गई पहले से ही। तो यानी कि अगर हम ये वाला सा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर क्या है? कुल वर्णों की संख्या 11 ही दी गई है, तो क्या 19 से भी कम वर्ण हो सकते हैं? जब मेरे स्वर जुड़ेंगे तो और संख्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अगर आपको याद ना भी हो तो भी थोड़ा सा लॉजिक कॉमन सेंस लगाकर आप इसका ऑप्शन सही लगा सकते हैं। क्या कि जब 19 हमारे व्यंजन है और वर्ण के अंतर्गत स्वर भी आते हैं, तो जब हम स्वर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्वरों वर्णों की संख्या 19 से ज़्यादा ही होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये 30 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे अगर हम देखते हैं कि टोटल वर्ण कितने होते हैं अल्प प्राण, तो अल्प प्राण हमने वर्ण क्या देखे? 15 हमारे स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर, 4 अंतस्थ, टोटल हमारे 30, ठीक है। तो टोटल हमारे 30 वर्ण है और 19 हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे महाप्राण व्यंजन। इसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं और महाप्राण स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पर महाप्राण के बारे में पूछा गया, ऊपर पूछा गया किसके बारे में? अल्प प्राण के बारे में। तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि 10 तो हमारे हो गए ये, ठीक है, 10 हमारे हो गए। और साथ में इसी के साथ ऊष्म व्यंजन जो हमारे हैं, ऊष्म व्यंजन यानी कि 4, टोटल कितने हो गए? 14 व्यंजन। 14 व्यंजन हमारे हो गए क्या? महाप्राण। तो 14 वाला आंसर देखते हैं हम कौन सा है। इसमें तो 10 दिया, यानी कि ये गलत हो गया। इसमें भी 10 है, ये भी गलत हो गया। अब हमारी बचते हैं 2 ऑप्शन, एक 14 ये वाला और एक सा नंबर, बा और सा, 2 ऑप्शन बचते हैं।
तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछा, महाप्राण स्वरों की संख्या पूछी, जबकि हमें पता है कि जितने भी स्वर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण नहीं होते हैं। तो महाप्राण की संख्या होगी क्या, 0, अल्प प्राण की संख्या होगी 11। तो यहाँ पर क्या पूछा, महाप्राण स्वरों की संख्या, तो हम क्या इसका आंसर लगा सकते हैं, ये वाला, यानी कि 14 हमारे व्यंजन और स्वर हमारे एक भी नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है सही, सी नंबर यानी सा, वो सही हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या क्या है, संख्या बताइए। यानी उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से पढ़ाए गए थे आपको, उच्छिप्त व्यंजन पढ़ाए गए थे ला, ठीक है, और ढ़ा, ये दो में पढ़ाए गए थे, ढ़ा और ढ़ा। तुम्हारे आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर आ यानी कि 2। उच्छिप्त वर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो यहाँ पर क्या पूछा है, स्वर व्यंजन की संख्या, अब उसने क्या पूछ दिया, वर्णों की संख्या। वर्ण में कौन कौन शामिल हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं। तो हमने क्या देखा था कि ये तो हमारे हो गए दोनों व्यंजन उच्छिप्त। इसी के साथ अगर हम ये री जो कि हमारा उच्छिप्त स्वर है, अगर हम इसको भी शामिल कर दें तो ये हमारे 3 जो हैं वो वर्ण बन जाते हैं, उच्छिप्त वर्ण। तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है, 3। ऑप्शन हो गया हमारा सही, सा नंबर। अब अगर उसने पूछ दिया कि उच्छिप्त स्वर की संख्या बताइए, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा कौन सा, केवल री, ठीक है। अगर उच्छिप्त व्यंजन तो ऊपर हम समझ ही चुके हैं कौन कौन से, ड़ा और ढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी, क्या है, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कौन कौन से हैं, देखते हैं स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। पहले हमने देखते हैं कि यहाँ से स्वर हम ऐसे लिखते जा रहे हैं, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग हा, ओ औ तक हमने लिखा, यहाँ पे ओ औ तक लिखा। उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया क्या, अंग, सॉरी अंग हा, अंग आ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, का खा गा गा, इस तरह से लिखते लिखते हमने यहाँ पर पूरा छात्रा ज्ञा तक लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो ये है हमारे सभी स्वर लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या लिखे हैं, जो भी है व्यंजन लिखे हैं पूरे ज्ञा तक। तो हमारा इन दोनों के बीच की कड़ी, यानी स्वर ये है, व्यंजन ये है, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, ये, यही तो इनको जोड़ रहा है दोनों को, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोगवाह, इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा अयोगवाह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितनी संख्या होती है, 4। कौन कौन से, छा, त्रा, स्रा और ज्ञा, ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। उस व्यंजन हमारी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, सा सा हा। द्विगुण व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, ड़ा और ढ़ा, ये हमारे हो गए 2 द्विगुण व्यंजन। अर्धस्वर कौन से होते हैं हमारे, या और वाह, ये हमारे अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड़ा है, ड़ा है क्या है, तालु है, यानी कि तालु मूर्धन्य, तालु मूर्धन्य, यानी कि इसमें उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है। सघोष है और अघोष, यानी कि घोषत्व के आधार पर भी पूछ रहा है। और अल्पप्राण है, महाप्राण, यानी कि आपसे इसमें 3 चीजें पूछी हैं कि इस ड़ा के बारे में बताइए कि वह उसका उच्चारण स्थान बताइए, और उसका जो घोष है कि अघोष है ये बताइए, और अल्पप्राण है कि महाप्राण है ये बताइए। तो ड़ा हमारा किसके अंतर्गत आता है, टा वर्ग के अंतर्गत। और टा का हमारा जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धन्य है, यानी मूर्धा से बोला जाता है। तो तालु वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे हो जाते हैं खत्म, ठीक है। बचते हमारे 2 ऑप्शन, मूर्धन्य और मूर्धन्य, यानी कि बा और दा, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। अब देखते हैं इसमें कि अघोष है या सघोष है, कैसे देखेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी अघोष वर्ण है वो हमारे क्या हैं, पहले और दूसरे, वर्ग के पहले और दूसरे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कहाँ आता है, टा, ठा, सॉरी ठा, डा, यहीं पर आएगा हमारा ड़ा, और ढा। इस प्रकार से हम देखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जो अघोष वर्ण है वो सभी मेरे क्या है, पहले दूसरे, ठीक है। जबकि ये जो ड़ा है वो आ कहाँ पर रहा है, तीसरे में आ रहा है। तो तीसरे और चौथे, पांचवें हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो जो हमारा इसमें अघोष वाला ऑप्शन है, ये अघोष वाला, ये मूर्धन्य में 2 ही बचे हैं, यानी कि जो अघोष वाला है वो भी हमारा ऑप्शन हो जाता है खत्म।
ठीक है, क्योंकि जो ड़ा है वो तीसरे स्थान पर आ रहा है, वर्ग के तीसरे स्थान पर, तीसरे वर्ण में, जबकि तीसरे चौथे पांचवें हमारे सघोष होते हैं, ना कि अघोष। तो इस प्रकार से हमारा ये सघोष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अल्प प्राण महाप्राण में देखते हैं क्या, अल्प प्राण हमारा पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो हिसाब से हमारा तीसरा क्या होता है, ड़ा अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाता है द नंबर सही। अब देखते हैं ढ़ा, इसमें क्या है, ढ़ा में भी वही सेम चीज पूछी है क्या, उच्चारण स्थान अघोष है या सघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है इसका मूर्धन्य ये क्यों, क्योंकि ये टावर का है। तो ये कंठ के दोनों ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं, बचते हैं कौन से ऑप्शन, आ और सा, मूर्धन्य बचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अघोष है या सघोष है, अघोष है या सघोष है। अघोष हमारे कौन कौन से हैं, वर्ग के केवल पहले और दूसरे, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें ये हमारे क्या है, सघोष। तो हमारा सघोष वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अघोष वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि ढ़ा जो हमारा चौथे नंबर पर आता है, स्थान पर चौथे नंबर पर आता है, ढा ढक्कन के बाद आता है हमारा ढ़ा, तो ये हमारा क्या है, महाप्राण है। तो हमारा महाप्राण यहाँ भी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी सा सही हो गया, मूर्धन्य, सघोष और महाप्राण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्न में से आगत व्यंजन कौन है, आगत व्यंजन को मतलब क्या है, जो हमारे हिंदी भाषा में बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं, यानी कि किसी अन्य भाषा से आए हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, अरबी फारसी के हो गए आपके। और अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्णों के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, व्यंजन पूछा गया, वर्ण नहीं पूछा गया है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं आगत व्यंजन कौन कौन से हैं, जो अरबी फारसी भाषा से आए, का, ख, ग, ज और हमारा फा। ये हमारे जो 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं, ये हमारे कहाँ से आए हैं, अरबी फारसी भाषा से आए हैं, यानी हिंदी पर, हमारी हिंदी भाषा में। तो इसलिए ये हमारे जो आगत व्यंजन है ये हमारे इतने हैं 5। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन दिया गया है। चा क्या है, ये नहीं। जा बिल्कुल ठीक है, जा हमारा आया है, आगत व्यंजन है, ये नुक्ता वाला जा है। ठीक है, का हाँ हो सकता था, कब, जब यहाँ पर नीचे यहाँ पर नुक्ता लगा दिया है, तब ये बन जाता आगत व्यंजन, जबकि यहाँ पर नुक्ता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है आगत व्यंजन ना होकर के कौन सा है, हमारे हिंदी वर्णमाला का ही व्यंजन है। तो ये हमारा हो गया गलत। अब देखते हैं ओ ये हमारा क्या है, अगर इसमें पूछा जाता आगत वर्ण तो हमारे वर्ण के अंतर्गत ये आ जाता। क्यों, क्योंकि आगत स्वर है जो कि इंग्लिश भाषा से आया, हमारा कौन सी लिपि से आया, रोमन लिपि से, इंग्लिश भाषा से आया है हमारे हिंदी देवनागरी में। तो ये हमारा क्या है, आगत स्वर, और ये हमारा क्या है, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5। आगत स्वरों की संख्या कितनी है, 1, जो कि कौन सा हमारा ओ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में क्षा वर्ण का स्थान किस व्यंजन के बाद आता है, क्या का के बाद आता है, या फिर हा के बाद, या जा के बाद, या फिर हा के बाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या आंसर लगेगा। जो हमारा पूछा है छा वर्ण, यानी कि इसमें हलंत नहीं लगा है। ठीक है, वर्ण पूछा गया यानी कि इसमें स्वर भी शामिल है। अगर इसमें हलंत लगा तो ये शुद्ध व्यंजन का रूप होता। तो चलिए देखते हैं छा हमारा किससे मिलकर बनता है, छा किससे मिलकर बनता है, का हलंत प्लस सा, इससे मिलकर हमारा बनता है इससे मिलकर हमारा बनता है छा। अगर यहाँ पर हलंत लगा होता तो हम यहाँ भी हलंत लगा देते। ठीक है, अब इसमें हमने वर्णमाला के जब वर्णों का स्थान पढ़ाया था हिंदी शब्दकोश में, तो हमने बताया कि जो छा है ये किससे मिलकर बनता है, का से, आदि का से, उसके बाद सा से। तो इसका स्थान कहाँ पर आएगा, जस्ट का के बाद ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये का के मिलने से ही बना है। ठीक, का के मिलने से ही बना है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये सही हो जाएगा, आ नंबर, यानी कि का के बाद इसका व्यंजन आएगा। अब हा के बाद क्यों नहीं आ गया, यहाँ पर हमने हा ऑप्शन क्यों लिखा है, ये ऐसा एग्जामिनर इसलिए कर देता है ताकि, क्योंकि लड़के जो हैं
वो वर्णमाला पढ़ते हैं। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है कि शब्दकोश में हिंदी जो वर्णमाला है उसमें वर्ण के क्रम कैसे आते हैं शब्दकोश में, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो हमेशा क्या करेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, आ से लेकर पूरी हा तक पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही देखेंगे सा हा छा त्रा ज्ञा, तो वो तुरंत जा कर के इसी हा पर ही लगा देंगे कि हाँ वर्णमाला में कहाँ आ रहा है, छा का स्थान हा पर आ रहा है, हा के बाद आ रहा है। तो इसलिए, और अगर ये वाला ऑप्शन लगा दिए तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, इसी तरह से जो एग्जामिनर वो आपको फंसाने की कोशिश करता है कि किस तरह से आप फंसेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश में जो हिंदी की डिक्शनरी होती है उसमें वर्ण का स्थान पूछा गया है। ठीक है, आपकी वर्णमाला में नहीं पूछा गया, किसमें पूछा गया है, शब्दकोश में पूछा गया है। ठीक है, तो शब्दकोश में क्या आता है, छा जो आता है हमारा का के बाद। ठीक, अब हिंदी शब्दकोश में आ का स्थान कहाँ आता है, आ का स्थान कहाँ आता है हिंदी शब्दकोश में, तो आ का स्थान कहाँ आता है, सबसे पहले या सबसे बाद में या अंग के बाद या फिर हा के बाद, कहाँ आता है हिंदी शब्दकोश में। वर्णमाला में नहीं पूछा है, शब्दकोश में। वर्णमाला में तो आ का स्थान सबसे पहले आता है, जबकि जब हम शब्दकोश देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आता है हमारा अंग, उसके बाद इसी की चंद्र बिंदु अगर आए तो, और उसके बाद क्या आता है आहा, फिर आता है हमारा आ। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में आ हमारा इसके बाद आ रहा है, यानी कि विसर्ग के बाद, आहा के बाद। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, द नंबर आहा के बाद। सबसे पहले ये हमारा वर्णमाला में होता है, सबसे बाद में हमारा होता ही नहीं है आ, अंग के बाद भी नहीं होता है, अंग के बाद हमारा होता है आहा, आहा के बाद आता है आ का स्थान। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी शब्दकोश में ड़ा का स्थान आता है किसके बाद, सबसे अंत में नहीं जी, सबसे अंत में नहीं होता है, डा के पहले। अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्या, टा ठा डा, यहीं पर आता है हमारा कहाँ, ड़ा ढा ढ़ा और ड़ा। अब देखते हैं कि हिंदी शब्दकोश में ड़ा का स्थान कहाँ आता है, क्या इस ड़ा का स्थान डा के पहले आ रहा है, डा के पहले यानी कि यहाँ आ रहा है, नहीं ना, तो ये तुम्हारा हो गया गलत। डा के बाद, डा के बाद, जी हाँ डा के बाद आ रहा है डा का स्थान, यानी कि सा हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं ढा के बाद, ये क्या ऑप्शन कह रहा है, ढा के बाद, जो ये हमारा ढा है इसके बाद, यानी कि यहाँ पर आ रहा है इसका स्थान, नहीं ना, तो हमारा ये भी गलत, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हमारा सही हुआ, डा के बाद। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ओ का स्थान कहाँ आता है, ओ का स्थान शब्दकोश में कहाँ आता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये हमारा जो अंग के बाद आता है, अंग के बाद आता है, या फिर हमारा इसके बाद आता है बढ़िया, बड़ा आ जो होता है इसके बाद आता है, या फिर हमारा आहा के बाद आता है, या फिर हमारा ओ के बाद आता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो, एक मिनट, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ओ है, ये ओ, इस पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा बड़ा आ है, यानी कि बड़ा आ, तो इसकी जो मात्रा है बड़ा आ, ये जस्ट जब हमारा बड़ा आ आएगा उसी की बात चलेगी, यानी कि छोटा आ की सभी मात्राएं खत्म हो गई। उसके बाद जब हमारा आता है आ, यानी कि ये वाला, ठीक है, उसके बाद ही हमारा ये चंद्रबिंदु आएगा, उसके बाद हमारा ओ, ठीक है, ये आता है। ये तीनों सेम ही मात्राएं मानी जाती हैं हिंदी शब्दकोश में, जबकि ये जो हमारा आगत के रूप में आया है, यानी कि चलिए इसको हम अलग ही कर देते हैं, ये इस तरह से हमारे आते हैं, ये भी हमारा ऐसे अलग है, आहा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हिंदी शब्दकोश में ओ का स्थान आता है, यानी पहले क्या है, अनुस्वार बड़ा आ के ऊपर, फिर ये चंद्रबिंदु बड़ा आ के ऊपर, फिर हमारा आता है ओ, उसके बाद आहा, तब आता है किसका नंबर, आ का नंबर, तब किसका नंबर आता है, इस आ का नंबर आता है। तो आप समझ गए कहाँ पर हमारे इसका स्थान है, ये इसके बाद आ, बड़े आ के ऊपर जो अनुस्वार लगा है इसके बाद हमारा आता है क्या, इस ओ का स्थान। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गा
का स्थान शब्दकोश में कहाँ आएगा? गा का स्थान, ये क्या है? हलंत गा है, यानी कि आधा गा पूछ रहा है वो। तो आधा गा जो हमने बताया था, जितने भी आधे वर्ण हैं यानी कि शुद्ध व्यंजन है, वो स्वर की सारी मात्राओं के खत्म होने के बाद आते हैं। जैसे क्या, हम गा चलते हैं, गा को उठाते हैं, पहले क्या आएगा? गा अनुस्वार, इसी की मात्रा ये, फिर सॉरी ये छोटा आ की मात्रा यहाँ पर लगेगी अभी, गा, ठीक है। यहाँ पर गा, गा, गी, गी, गु, गु, गए, गई, गो, गऊ। अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गा की सारी मात्राएं खत्म हो गई हैं, अब इसके बाद हमारा आएगा क्या? गा हलंत, यानी कि आधा गा यहाँ पर हमारा आएगा। तो यही समझाने के लिए हमने ये पूरी आपको यहाँ पर लिख के दिखाई कि किस प्रकार से गा जो हलंत है हमारा, आधा गा है, वो कहाँ पर आएगा। पहले हमारी गा की सारी मात्राएं खत्म हो जाएंगी, सारे स्वर उसके साथ शामिल होकर आ जाएंगे। उसके बाद जब बचेगा हमारा आधा गा, तो वो हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, औ की मात्रा के बाद। तो अब देखते हैं इसमें कहाँ ऑप्शन दिया है। गा के बाद, गा के बाद, क्या गा के बाद आ रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ तो बड़ा गा है, बड़ा की मात्रा है, तो ऑप्शन हमारा ये वाला खत्म हो जाता है। क्या खा के बाद आता है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है कब? जब यहाँ पर दिया होता है क्या? वर्णमाला में आएगा। ये वर्णमाला नहीं, ये आपसे शब्दकोश पूछा गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। गा के पहले, गा के पहले, गा के पहले हमारा तो विसर्ग आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं गौ के बाद, जी हाँ, ये हमारा गौ है, गौ के बाद हमारा क्या आ रहा है? हलंत गा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर सही, गौ। अब देखते हैं ये हमारे ऑप्शन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि वर्णमाला में, वर्णमाला शब्दकोश में यानी कि हिंदी शब्दकोश में जो भी शब्द ये दिए गए उनको क्रम में लगाइए, शब्दकोश के क्रम में लगाइए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम लगाएंगे। विदेश, अंगूत्र निकाय, पृथ्वी, कमल नयन। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? हिंदी जो शब्दकोश है उसमें क्या आता है? सबसे पहले अंग की मात्रा सबसे पहले आती है, तो हमारा सबसे पहला कौन सा आएगा? दूसरा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आ के बाद क्या आता है? अंग के बाद क्या हमारा वा आएगा? नहीं जी नहीं, ये तुम्हारा अंतस्थ में पहुंच जाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्या पा आएगा? नहीं। उसके बाद हमारा का, जी हाँ, अंग के बाद हमारा का आएगा, ठीक है, इन ऑप्शनों में, ना कि शब्दकोश में, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में अंग के बाद कौन सा आएगा पहला स्थान पर? हमारा कमल नयन, यानी कि ये 4, ठीक है। हम अभी पहले ऑप्शन, ये पहले वर्ण देख रहे हैं, पहले वर्ण में कौन से पहले आएंगे वो देख रहे हैं। हमारा अंगूत्र निकाय भी हो गया, इसको चलिए काट देते हैं। ये हमारा कमल नयन हो गया, ये भी काट देते हैं। अब बचे कौन कौन से हमारे? पा और वा। अब देखिए कि पहले वा आएगा या फिर पहले पा आएगा। पा, फा, बा ये हमारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं, जबकि हमारे वा किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में। तो हमारा सबसे पहले कौन आएगा? 3 नंबर, यानी पृथ्वी। उसके बाद बचा हमारा कौन सा? विदेश। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही 24 31। देखते हैं किसमें 24 13। जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर दीजिएगा, यहाँ आगे 24 लिखा देखा और आपने यही टिक लगा दी, जबकि यहाँ पर आगे जो और है ये हमने संख्या पलट रखी है, 24 13 किया, जबकि आंसर क्या? 24 31। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। 1 2 3 4 ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। 4 3 2 1 ये हमारा ऑप्शन गलत है, और दूसरा चौथा तीसरा यानी कि 24 31 ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को छाड़ना है। अब देखते हैं कि इसमें पीढ़ी, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है कि वर्णमाला शब्दकोश के क्रम में लगाइए, हिंदी वर्णमाला शब्दकोश के क्रम में लगाइए। पहला ऑप्शन हम देखते हैं पा, सॉरी पहला अक्षर हमारा क्या है? पा। यहाँ भी पहला अक्षर पा है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर क्षा है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले कौन सा आएगा ये बताइए। क्या हमारा पा आएगा? ठीक है। उसके बाद हमारा गया और छा, क्योंकि हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो पा हमारा पहले आता है, उसके बाद हमारा छा त्रा गया, इस प्रकार से हमारे आते हैं, है ना, यही ना, कि हमारा छा आता है, उसके बाद त्रा आता है, उसके बाद गया आता है। तो दोस्तों ये अगर आप इस हिसाब से पढ़ रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पूछा गया शब्दकोश के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में नहीं पूछा गया, शब्दकोश के क्रम में पूछा गया है, ठीक, इस चीज का याद रखना। तो छा हमारा का के बाद आता है, यानी कि अभी हमने बताया था छा का स्थान कहाँ आता है? छा का स्थान आता है का के बाद, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, छतरी ही आएगा। लग रहा है जरूर देखने में कि ये जो छा है ये तो हमारा पा के बाद आता है वर्णमाला में, लेकिन यहाँ शब्दकोश पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये छा है वो कहाँ हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे, यानी चौथा यहाँ पर पहले नंबर पर। उसके बाद हमारा आता है क्या, ज्ञान, यानी ज्ञा किससे मिलकर बना होता है, यहाँ देखते हैं ज्ञा किस किस से मिलकर बनता है। ज्ञा मिलता है हमारा जा आधा प्लस या, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है, तो हमारा का के बाद क्या आता है, जा, तो हमारा अब आएगा ये वाला नंबर। ठीक है, यानी कि जो ज्या है ये हमारा जा के बाद आता है, तो यहाँ हिंदी शब्दकोश में भी यही पहले आएगा, ज्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चौथी के बाद तीसरा ये आएगा पहले, तीसरा नंबर। अब आते हैं पीढ़ी और पुस्तक में। अब यहाँ पा और पा दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो जो हमें ये दोनों सेम व्यंजन मिल रहे हैं, तो अब हम उनकी मात्राओं को देखेंगे, इनमें मात्रा कौन सी पहले आएगी, क्या हमारी ई की मात्रा पहले आती है या फिर ऊ की मात्रा पहले आती है। तो हमें अच्छे से पता है कि ई की मात्रा पहले आती है और ऊ की मात्रा बाद में आती है। तो हमारा पहले हो गया एक, फिर आएगा दो। ठीक है, पहले आएगा क्या, एक, फिर आएगा दो, यानी कि क्षत्रिय, ज्ञान क्षेत्र और पीढ़ी और पुस्तक। इस हिसाब से हमारे जो हिंदी शब्दकोश है उसमें ये शब्द आएंगे। तो ऑप्शन देख लेते कौन सा है सही, 43 बार है। क्या ये है 43 बार है, नहीं 43 बार है, जी हाँ 12 43 गलत, 34 21 गलत। तो इस प्रकार से हमारा ये भी ऑप्शन बा नंबर सही हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ये इस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर उसने दे दिए हैं पहले वर्ण समान दे दिए हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे उसने दे दिया आ, छोटा आ भी यहाँ पर है और यहाँ पर ही छोटा है, उसके बाद बड़ा बड़ा, तो ये तो हमें पता है कि बड़ा आ हमारा बाद में आएगा, छोटा आ पहले आएगा। तो पहले इन्हीं दो में देख लेते हैं कि इन दो में कौन सा आएगा पहले, छोटा आ छोटा, ये तुम्हारे गलत हो गए, यानी काट दो इसको क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्थान है उस पर, दूसरे स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, आधा का और हमारा पा। तो अब ये बताइए कि का पहले आता है या फिर पा। ऑफिशियली बात है कि जो हमारा का है वो हमारा पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमारा पहले आ जाएगा क्या, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे हमारा पा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा पा। अब ये दोनों हमारे इनका काम खत्म हो गया। अब बचते हैं कौन से, आर्द्रता और आत्मरक्षा। इसमें देखते हैं कि हमारा ये बड़ा आ और बड़ा आ सेम है चीज पहले स्थान पर। ठीक है, सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट नंबर पर बढ़ेंगे कि क्या है इसका सही। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आर्द्रता। आर्द्रता ये हमारा जो रा उड़ा है ये आधा रा, इसको अगर हम खोल के देखें यहाँ पर आर्द्रता, ये जो हमारा रा है ऊपर उड़ा है, हमने क्या समझाया था कि जो हमारा ये दा है वो अपने कंधे पर बैठाए हुए है इस रा को, जब वो उतार के रखेगा तो अपने आगे रखेगा। ठीक है, तो आगे आएगा हमारा क्या, आधा रा, फिर आएगा दा आधा, और ये रा है ये जो पदेन रूप है वो हमेशा पूरा होता है। ऐसे हमने समझाया था क्या कि जो भी हमें बड़ा दिखता है, यहाँ पर ये देखिए दा हमें बड़ा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, वही असल में आधा होता है, और जो छोटा दिखता है वो हमारा पूरा होता है। तो यहाँ पर हमारा दा भी आधा है और रा हमारा पूरा है। इसमें आ का जो स्वर शामिल है वो ता और आ का स्वर शामिल बड़ा। ठीक है, ये हमने समझाया था कि जो हमारा ये रा ऊपर उड़ा है, यानी कि कोई भी वजन जब हम लोग ऊपर रखते हैं अपने कंधे पर तो उठाकर कहाँ रखते हैं, आगे ही जब हम उसको उतार कर रखेंगे तो आगे ही रखेंगे। तो और सभी का हमने स्वर काम मुख कहाँ बताया था, इस साइड, ये हमारा आगे का साइड है। ठीक है, ये हमारा आगे साइड है। अब दा जब अपने सर पर रखा तो उसने उतार कर कहाँ, रा को आगे ही तो रखेगा ऐसे, तो उसने ये जो ऊपर अपने सर पे बिठाया था उसने उतार कर यहाँ आगे रख दिया। ठीक है, तो आर्द्रता। और जो हमारा दा हमारा पूरा हेल्दी दिख रहा था वो असल में जो एक हमारा भ्रम था, हमने कहानी सुनाई थी। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा दा जो है आधा है और रा हमारा पूरा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कैसे ये पहले आएगा, और आत्मरक्षा पहले आएगा या फिर आर्द्रता। तो यहाँ तो हमें कन्फ्यूजन हो रही थी इस रा के बारे में, इसलिए हमने इसको खोल कर दिखा दिया। यहाँ आत्मरक्षा में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ता हमारा आधा है। अब ये बताइए हमारा ता पहले आएगा, आ तो दोनों हम सेम मिल गई, आ इसमें भी था। ठीक है, ये हमने यहाँ पर काट दिया। ठीक है, आ तो हमारा सेम हो गया ये। अब आते हैं दूसरे स्थान पर, क्या है यहाँ पर ता है, दूसरे स्थान पर आधा ये, और यहाँ पर रा। तो पहले ता आता है या फिर रा आता है, ता हमारा स्पर्श व्यंजन में ही आ जाता है, जबकि रा हमारा कहाँ पर आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन पहले आते हैं और अंतस्थ व्यंजन बाद में आते हैं।
अगर हम वर्णमाला पढ़ें और अगर शब्दकोश में भी वर्णमाला क्रम देखें तो ता ही हमारा पहले आता है और रा हमारा बाद में आता है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा जो नंबर है यानी कि आत्मरक्षा वाला वो पहले आएगा और आर्द्रता बाद में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या 12:43। 12:43 कहाँ है, ये रहा 12:43 आपका आंसर हो जाएगा द नंबर। ये हमारे आप गलत हो गए आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गए। तो इस प्रकार से हमने ये देखे कितने 3 क्वेश्चन देखे अलग अलग वैरायटी के किस तरह से पूछा जा सकता है। यानी कि पहले भी क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि सभी उसने पहले स्थान के अलग दे दिए, तब तो बहुत ही सिंपल था, हमने पहला स्थान का वर्ण देखा और उसको डिसाइड कर दिया। दूसरे में क्या देखा कि दो उसने दे दिए सेम, 2 उसने सेम दे दिए और उनकी मात्राएं अलग अलग करके पूछ ली। और उसमें जो हमने इसी में शामिल कर दिया क्या कि जो भी हमारे संयुक्त व्यंजन है उनको भी शामिल कर दिया, संयुक्त व्यंजन कहाँ किस तरह से आते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा ये क्लियर हो गया। तीसरे में उसने 2 सेम दे दिए, पहले वाले जो वर्ण है हमारे पहले स्थान की वो, और उसके बाद उसने दे दिए दूसरे वर्ण के जो स्थान है उसके आधार पर कैसे हम उसको डिसाइड करें, कैसे देखें कौन सा क्रम पहले आ रहा है कौन सा बाद में। ठीक है, अब आते हैं इकारांत शब्द कौन है, निम्न में से इकारांत शब्द कौन है। इकारांत यानी कि इसको अगर हम तोड़ के देखें, इकारांत का मतलब क्या है, ई कार अंत, यानी कार मीन्स होती है ध्वनि, इसको ध्वनि से मतलब लिया जाता है कि जो भी शब्द हैं उनके बोलने से यानी कि उनके उच्चारण करने से अगर अंत में जो ध्वनि आती है वही कारांत कहलाते हैं, कारांत शब्द कहलाते हैं। अब अगर ई की ध्वनि आ रही है लास्ट में तो इकारांत, अगर ओ की ध्वनि आ रही तो ओकारांत, आ की ध्वनि आ रही तो अकारांत, ठीक है, और ओ की ध्वनि आ रही तो ओकारांत। इसका मतलब यही है कि कार मीन्स होती है ध्वनि और अंत मीन्स अंत में, यानी कि जो भी शब्द हैं उनके बोलने में, उनके उच्चारण करने में जो भी हमें अंत में ध्वनि मिलती है, अंत में ध्वनि जो भी सुनाई देती है वही हमारे कारांत शब्द बन जाते हैं। यहाँ देखते हैं मोहिनी, यहाँ पर बड़ी ई आ रही है यानी कि ये क्या है, हमारा ई कारांत है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारा छोटी ई है, ये हमारा बड़ी ई है। अगर छोटी है तो इकारांत, बड़ी ई है लास्ट में तो इकारांत। यहाँ देखिए ये अंतिम जो वर्ड है, अंतिम वर्ड है ना, इसके ऊपर हमारी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। अगर हम इसको खोल कर देखें तो क्या आएगा हमारा, केवल हम अंत वाला ही खोल रहे हैं, मो ही नी। यहाँ हमने केवल इतना ये नहीं खोला, केवल लास्ट का जो खोला है वही। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ रही है, अंत में बड़ी ई आ रही, तो हमारा क्या है मोहिनी, हमारा क्या है इकारांत। जबकि इसमें पूछा क्या है इकारांत। अब हम इसको देखते हैं जलधि, इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं अंत में तो हमारा धा और ई। यहाँ पर ये देखिए अंत में ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, तो ये हमारी क्या है इकारांत है, यानी कि ये हमारा जलधि ऑप्शन सही है। यहाँ दिल्ली में बड़ी ई आ रही है लास्ट में, यानी कि इकारांत है, ये क्या है, ये इकारांत है। ठीक है, रमा में आ रहा है यानी कि ये क्या है आकारांत, आकारांत। रमा अगर हम बोलकर भी देखें ऐसे नाम इसको तोड़ें तो भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि लास्ट में क्या आ रही है, कौन सी मात्रा आ रही है स्वर की। यहाँ पर हमारे बड़े आ की मात्रा है तो हमारी आकारांत है। विष्णु, यहाँ पर ऊ की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है उकारांत, क्या है उकारांत। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इकारांत, उकारांत, ओकारांत, एकारांत, ये सारे जो भी क्वेश्चन पूछे जाती है हम इनको सही आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं ये। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या द्वितीय व्यंजन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिए या इसको गोला कर लीजिए, क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है, यानी कि कौन सा जो है इसमें द्वितीय व्यंजन नहीं है। क्या ये वाला द्वितीय व्यंजन है? आखिरकार पहले ये देखते हैं कि द्वितीय व्यंजन होते कौन से हैं। द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जब किसी भी शब्द में समान व्यंजन आए और तुरंत बाद आए, यानी कि एक साथ आए, उसके बीच में कोई भी स्वर शामिल ना हो। जैसे आधा का पूरा का, आधा खा पूरा खा, ठीक है, आधा जा पूरा जा, या फिर इस तरह से, यानी कि दोनों समान व्यंजन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, दोनों समान व्यंजन होने चाहिए और दोनों एक साथ आने चाहिए, यानी कि बराबर बिल्कुल उनके बीच में कोई दूसरा स्वर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं क्या द्वितीय व्यंजन। अब इसमें देखते हैं हम कि सज्जन, यहाँ पर हमारे ये जो आधा जा और पूरा जा है ये हमारा द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। आधा जा और पूरा जा, इसमें देखिए दोनों कंडीशन शामिल हो रही है क्या
कि दोनों समान व्यंजन है, यहाँ भी जा है यहाँ भी जा है, ठीक। और इसमें दूसरी कंडीशन जो है वो जस्ट अगर हम इसको खोल कर देखें तो आधा जा और पूरा जा इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पर ये हमारे दोनों व्यंजन समान एकदम परस्पर क्या बोलते हैं उसको, एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमारा द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। तो हमारा सज्जन भी द्वितीय व्यंजन, इसी प्रकार से हमारा उज्ज्वल में ये जो है ये हमारा द्वितीय व्यंजन, और लज्जा में भी हमारा दोनों जा जो है वो द्वितीय व्यंजन आ रहे हैं। जबकि सत्य यहाँ पर हम देखते हैं कि ता आधा या और आ। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे दोनों जो व्यंजन हैं, दोनों व्यंजन है वो समान होने चाहिए। क्या ये समान व्यंजन है? एक तो ता है और एक क्या है। तो पहली कंडीशन हमारी खत्म होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इसमें स्वर तो नहीं है, स्वर तो नहीं है। दूसरी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन पहली कंडीशन ही उसने फॉलो नहीं की, तो हम दूसरी पे पहुंचे कैसे? तो इसीलिए ये हमारा गलत हो गया आंसर, यानी कि जो हमारा द्वितीय व्यंजन का ये उदाहरण नहीं है। जबकि इसने क्या पूछा है? उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सा नंबर ही होगा, क्योंकि ये तो हमारा द्वितीय व्यंजन है, ये भी द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है, ये भी द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। केवल जो सत्य है ये हमारे द्वितीय व्यंजन का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सा। अब देखते हैं, श्रृंगार का वर्ण विच्छेदन होगा। ये बहुत ही मोस्ट जो कॉमनली क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। कहीं वर्तनी के रूप में पूछ लेगा, कहीं किसी और रूप में, या फिर कहीं वाक्य शुद्धिकरण के रूप में पूछ लेगा। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है, शब्द है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसमें सही होगा और कौन सा कैसा वर्ण विच्छेदन होगा। देखते हैं कि श्रृंगार, पहली बात तो इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा कि वर्तनी शुद्ध बताइए कौन सी है, कभी तो वो ये लिख कर दे देगा, और दूसरी ऑप्शन में आपको ऐसे लिख कर दे देगा, तीसरे में ऐसे लिख कर दे देगा, या फिर चौथे में कुछ और लिख कर दे देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध शब्द बताइए। तो हमारा शुद्ध शब्द कौन सा होता है? हमारा शुद्ध शब्द होता है ये वाला, यानी कि ये जो री की मात्रा होती है ये आधे सापे, ठीक है। ये हमारी री की मात्रा, ये हमारा शुद्ध होता है, और ये हमारा अशुद्ध है, ये भी हमारा अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ अशुद्ध क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रा का पदेन रूप है, हमने पिछले क्लास में अपने जो वर्णमाला की थ्योरी क्लास थी और जो वर्णमाला मास्टर क्लास थी उसमें बताया था कि कभी भी रा के साथ ये री की मात्रा नहीं आती है, कभी भी रा के साथ री की मात्रा नहीं आती। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रा भी लगा है और उसके साथ री की मात्रा आई है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और यहाँ पर श्रृंगार लिखा है, श्रृंगार, जबकि होता क्या है? श्रृंगार। यहाँ पर उसने रा लगाया है, जबकि रा ना होकर के क्या होता है? री की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाता है। केवल और केवल सही होता है क्या? श्रृंगार, ये वाला, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको तोड़कर वर्ण विच्छेदन पूछा गया है, वो किस हिसाब से होगा। चलिए देखते हैं कि क्या वर्ण विच्छेदन इसका सही है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। श्रृंगार, श्रृंगार। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार, ये हमारा जो सी है वो हमारा आधा बनता है, और जब हमारा ये आधा बनता है तो इसका एक और रूप होता है इस तरह से। ये हमारा जो सा सीटी वाला है उसका आधा ही रूप है, ठीक है। इसी के ऊपर जो हमारी मात्रा लगी होती है किसकी? री की। ये जो हमारा आधा रूप किसी किसी किताब में और विद्वानों ने यही दिया है कि हमारा आधा सा जो सीटी वाला है उसका ये आधा रूप होता है। जैसे का आधा रूप क्या होता है? ये। खा का आधा रूप क्या होता है? ये। इसी प्रकार से जो हमारा सा है इसका आधा रूप होता है ये, ठीक है।
तो जब ये हमारा आधा आता है इसमें, और इसी के नीचे हमारी होती है मात्रा, ये री की मात्रा होती है, और जो ये आधा है इसी के नीचे लग जाती है री की मात्रा। तो इसको देखते हैं कि ये इस हिसाब से लिख जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमारा इसमें क्या आएगा, आधा सा प्लस ये जो री है, ये री की मात्रा है ना कि रा है, ठीक है। तो री की मात्रा आएगी हमारी री। अब एक चीज ये आती है कि ये जो बिंदी लगी है अनुस्वार की, ये क्या है, ये अंग है, ये अंग है या फिर पंचमाक्षर है, क्या है? इन दोनों में से क्या हम कंफर्म करें कि ये जो अंग की मात्रा है इसमें ये चीज बिंदी जो है, या फिर ये पंचमाक्षर है हमारा, पंचमाक्षर ही बिंदी के रूप में आया है। तो ये हमने यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं आपको, केवल समझ लीजिए एक बार। जो आपको वर्तनी की क्लास मिलेगी उसमें आपको ये पूरी अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हमारा ये जो पंचमाक्षर है वो अनुस्वार के रूप में बदलता है, और किस प्रकार से अनुस्वार हमारा पंचमाक्षर के रूप में बदलता है। तो ये हम आपको वर्तनी क्लास में आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि इसके क्या वर्ण विच्छेदन होगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी ये अनुस्वार की मात्रा आई है, अंक की मात्रा, वो हमारी पंचमाक्षर के लिए आई है। और किस प्रकार से हमने ये जाना पंचमाक्षर कैसे है, जो इसके बाद का ये हमने देखते हैं कि बाद ये कौन सा आ रहा है, गा। अनुस्वार के बाद कौन सा आ रहा है, गा वर्ण आ रहा है। गा किस वर्ण का है, किस वर्ग का है, का वर्ग का। तो का वर्ग का पंचमाक्षर हमारा इंगा होता है, ये गा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये हमारा ये अंग नहीं होगा, ठीक। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, कहाँ, गा, फिर बड़े आ की डंडा, बड़ा आ की मात्रा, ठीक है, रा और आ। तो ये हमारी हो जाएगी शुद्ध इसकी जो वर्ण विच्छेदन है, यानी क्या, सा हलंत प्लस री, ये वाला री, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर ये बिंदी लगी है वो हमारी पंचमाक्षर होती है, कौन सी, इंगा, फिर हमारा जो है गा, फिर आ, रा, आ। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कौन सा सही है, सा, ठीक है, री, ठीक है। ये अंक की मात्रा, ये हमारी गलत है। यहाँ अंक की मात्रा ना होकर के क्या है, पंचमाक्षर है, का वर्ग का। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत, पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। 12 नंबर देखते हैं, सा, री, इंगा, ठीक है, गा, बड़ा आ, रा और बड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये वाली वर्तनी सही है, यानी कि ये वाला वर्ण विच्छेदन सही है। अगर हम इसको देखें, स, री, ई, श्रृंगार, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर देखिए स्रा, रा, अंग, यहाँ पर रा आया है जबकि रा नहीं है, क्या होता है, री होता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 12 नंबर। प्रातः का वर्ण विच्छेदन देखते हैं, आधा पा है। यहाँ पर हमने क्या समझा था कि अपने वर्णमाला वाली क्लास में, और वर्णमाला वाली क्लास में हमने यही समझा था, और जो हमने वर्तनी वाली क्लास है उसमें भी पढ़ा था कि जो वो आपको वर्तनी वाली क्लास बाद में मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन कुछ हद तक हमने वर्णमाला में भी समझा दिया था आपको कि कैसे हमारे जो वर्ण होते हैं वो आधे वो बड़े दिखते हैं, कब छोटे दिखते हैं, कैसे पहचानिए कौन सा छोटा शब्द है कौन सा बड़ा शब्द है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा पा है वो कैसा दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है ना। और ये जो हमारा रा है नीचे, ये हमारा आधा दिख रहा है। जबकि हमने क्या बताया था कि हिंदी में अगर कोई भी वर्ण पूरा दिखाई दे, सुडौल दिखाई दे, तो वो हमारा अधिकांशतः आधा ही होता है, और जो भी हमारा उसके नीचे जो छोटा दिखाई देता है वो हमारा पूरा होता है। तो इसका हमारे क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेदन, आधा पा प्लस रा। ये रा हमारे क्यों आधा दिखाई है, क्योंकि ये जो रा है ये वो पा को गोदी में उठाए हुआ है, पा को अपनी गोद में उठाए हुए, इसलिए इस पा की लंबाई ज़्यादा लग रही है और रा की कम लग रही है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। तो पा हमारा हो गया आधा और रा पूरा है। इसको भी अगर हम रा करके लिखें तो रा हलंत प्लस बड़ा प्लस ता प्लस आहा विसर्ग, ये हमारा टूटकर बनता है, वर्ण विच्छेदन बनता है। तो पा, रा, आ, ता और आ, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। 12 नंबर में देखते हैं, पा आधा, रा आधा, आ, ता और ये आ। यहाँ पर विसर्ग होनी चाहिए थी, तब ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जबकि विसर्ग नहीं है इसलिए हमारा ऑप्शन गलत। यहाँ पर देखते हैं पा और ई, पिराता नहीं, ये तो गलत है, ई का कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। दूसरा देखते हैं पिरा, इसमें इसने पूरा लिख दिया है, दोनों मतलब शामिल करके, और उसके बाद भी रा लिख दिया है, तो यहाँ पर इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है।
हमारा ऑप्शन सही हो गया कौन, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानक वर्ण नहीं है, निम्न में से कौन सा मानक वर्ण नहीं है, यानी कि मानक वर्ण नहीं है जो हमने वर्णमाला में अपने नहीं पढ़े हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं पढ़े हमने, वो हमारे मानक वर्ण नहीं है। ठीक है, तो क्या हमने का पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है व्यंजनों में। री पढ़ा है, हाँ पढ़ा है स्वर में। धा ये भी पढ़ा है, हमारा तावर का अक्षर होता है, तावर का व्यंजन होता है। जबकि ये जो वर्ण है ये हमने कहीं भी पूरी वर्णमाला में नहीं पढ़ा है, इसलिए ये हमारा मानक वर्ण नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग में वर्ण की संख्या, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, तो प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं उनकी संख्या पूछी है इसने। ठीक है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5। अगर उसने पूछ दिया टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, और प्रत्येक और पूरे वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं, वो भी हमारे 5। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, वो भी हमारे 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इसमें कि व्यंजनों के लिए कौन सा वर्गीकरण निहित है, यानी कि व्यंजन के लिए कौन कौन से वर्गीकरण दिए गए हैं वो हमें इसमें से बताना है। क्या का में दिया गया मधुर और कठोर, क्या हमारे व्यंजन मधुर और कठोर हैं, क्या हमारे व्यंजन मधुर और कठोर हैं, इस तरह से वर्गीकरण किया गया है, नहीं। तो हमारा ये पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सरल और कठिन, क्या हमारे व्यंजनों को जब हमने पढ़ाया था उनका वर्गीकरण तो क्या इस हिसाब से पढ़ाया था कि ये हमारे सरल हैं ये हमारे कठिन हैं, इस हिसाब से वर्गीकरण तो नहीं कराया था, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब देखते हैं तीसरा, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त दीर्घ। जी हाँ, हम लोगों ने ये पढ़े थे, ये वर्गीकरण कहीं तो पढ़े थे, लेकिन किस में पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे किस में, स्वर में। किस में पढ़े थे, स्वर में। और यहाँ पूछा क्या गया है, व्यंजन पूछा गया है, तो ये चीज हमें खास ध्यान रखनी है यहाँ पर, वरना आप जल्दबाजी में कर दें। ह्रस्व दीर्घ संयुक्त बिल्कुल हमने वर्गीकरण में पढ़ा था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ये ऑप्शन किसके लिए, ये स्वर के लिए है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, व्यंजन पूछा गया है, तो हम बचता हमारा घ ऑप्शन, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बिल्कुल सही, इसी हिसाब से हमारे जो व्यंजन है बांटे गए हैं। स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं ये, फिर हमारे अंतस्थ, फिर हमारे ऊष्म और आगे संयुक्त। तो ये वाला जो हमारा वर्गीकरण है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच माना गया है, यानी कि वर्णमाला में जो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है। पहला देखते हैं कि हमारा ऊष्म व्यंजन है, नहीं। अंतस्थ व्यंजन है, या द्विगुण व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन भी हमारा नहीं है, द्विगुण व्यंजन भी हमारा नहीं है। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में हमने पढ़ा था कि अंतस्थ जो है वो हमारे स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी नाम दिया गया है, इसीलिए क्या कहा गया, इनको अर्ध स्वर भी कहा गया अंतस्थ व्यंजनों को। और अर्ध स्वर में कौन कौन से होते हैं, या कौमा बा, ये 2 हमारे अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका उच्चारण जो है वो इन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। तो ये हमारे हो गए ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ता वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, ता वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है। अगर हम बोलकर देखते हैं ता, था, दा, धा, ना, यानी कि जो हमारी जीभ है वो हमारी कहाँ लग रही है, दंत से, दांतों से लग रही है, तो इसलिए हमारे इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, दंत। मूर्धा से कौन होता है, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और स्वर में कौन सा होता है, री। तालु से देखते हैं कौन सा होता है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, और तालु में स्वर में कौन सा होता है, छोटी ई कौमा बड़ी ई। अब बचते हमारे कौन कौन से हैं, हमारा बचता है कंठ। कंठ में कौन सा होता है, स्वर में देखते हैं छोटा आ कौमा बड़ा आ। ठीक है, और अगर हमसे पूछे विसर्ग, तो विसर्ग भी हमारा कंठ से ही होता है। ठीक है, अब इसी में हम व्यंजन देखते हैं कौन से आते हैं। व्यंजन में हमारा का वर्ग कौमा हा, ये हमारे हो गए किसके, कंठ के।
अब हमने देख लिया क्या, तालु के हम देख ही चुके हैं यहाँ पर। अब बचता है हमारा कौन सा, कंठ तालु। अब टा वर्ग का हमने देख ही लिया है मूर्धा। अब हम देखते हैं ता वर्ग। ता वर्ग हमारे यहाँ पर पूछा ही जा चुका है पहले से ही, ता वर्ग, ठीक है। तो हमारा उच्चारण स्थान ता वर्ग का होता है दंत। अब बचता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ बचता है ये हमारा, यानी होंठ। होंठ से कौन से बोले जाते हैं, पा वर्ग। पा वर्ग बोला जाता है। और जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये हमारे किससे बोले जाते हैं, होंठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से। तो हम देखते हैं क्या, छोटा आ और बड़ा किससे, कंठ से। छोटी बड़ी तालु से। छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से। और री हमारा मूर्धा से। अब बचते कौन से स्वर हैं, ए, आए, ओ और औ। अब हमारे ये बचते हैं 4 स्वर। ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। कैसे संयुक्त स्वर हैं, किस लिए, क्योंकि आ प्लस इसी के साथ चाहे बड़ा आ जाए या फिर प्लस में छोटी या बड़ी, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक। जब इनका संयोग होता है तो हमारा बनता है क्या, ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा अलग जाति का है, ये भी हमारा अलग जाति का है, इसलिए जब इनको हम जोड़ते हैं तो क्या इनका नाम बनता है, संयुक्त स्वर इन्हें बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त स्वर, हमारे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। तो अब देखते हैं इसका क्या था, छोटा बड़ा का कंठ, उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और इसका था तालु। तो इन दोनों के मिलने से बन रहा है ए, तो इन दोनों का उच्चारण भी तो मिलकर ही होगा, इसीलिए हम इसका उच्चारण क्या हो गया, कंठ तालव्य। सेम इसी प्रकार से आय हमारा बनता है किससे, आ प्लस ए से। यहाँ पर बड़ा आ भी आपका हो सकता है। तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। अब ओ का देखते हैं, ओ किससे बनता है, छोटा आ या बड़ा प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। इन दोनों के मिलने से, चाहे इनमें से कोई एक और इसमें से कोई एक, जब मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, ओ। अब इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और जबकि इसका क्या होता है, ओष्ठ। अब इन दोनों के मिलने से बनता है हमारा ओ, ठीक है। आ और ऊ के मिलने से बनता है हमारा ओट, ओ। तो इनके उच्चारण जब होंगे तो वो भी तो ये दोनों मिलकर ही होंगे, इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान बन जाता है क्या हमारा, कंठोष्ठ, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से औ का उच्चारण स्थान भी हमारा कंठोष्ठ। औ किससे मिलकर बनता है, छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ, इससे मिलकर बनता है हमारा औ। तो ये हमारी हो गई पूरे उच्चारण स्थानों की कहानी। हम यहीं पर देख लें कुछ और, जैसे बचते हमारे स्वर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, स्वर का उच्चारण स्थान। व्यंजन में हमने बता दिया स्पर्श व्यंजन तक। अब जो हमारे अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ में या, रा, ला और वा। या हमारा तालु में आएगा, ठीक है। रा हमारा मूर्धा में आएगा, मूर्धा, या फिर बर्त से में आएगा, बर्त से में, ठीक है। और ला हमारा आता है दंत में। ला हमारा किस में आता है, दंत में। या फिर और जो हमारा वा है, वा, ये हमारा दंतोष्ठ है, ये हमारा किस में आता है, या हमारा आता है दंतोष्ठ में। और रा रा अगर पूछा जाए मूर्धा और बर्त से, दोनों अगर ऑप्शन दिए तो हमारा बस बर्त से ऑप्शन में आएगा। इसी प्रकार ला अगर दंत ऑप्शन में देता है और बर्त से दोनों ऑप्शन में देता है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बर्त से। अगर बर्त से नहीं देता है दोनों जगह तो हमारा फिर मूर्धा और दंत ऑप्शन में लगेगा, ठीक है। यानी कि आपको प्रायोरिटी किसकी देनी है, रा और ला में बर्त की देनी है, ठीक है, बर्त की। अगर ये ऑप्शन में है तो आपको यही ऑप्शन लगाने हैं, अगर ये नहीं है तो रा का हो जाएगा मूर्धा और ला का हो जाएगा दंत, ठीक है। तो ये हमारे हो गई। अब देखते हैं जो हमारे ऊष्म व्यंजन बचते हैं, सा, शा और हा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इस सा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इस सा का स्थान क्या है, मूर्धा। और इसका स्थान क्या है, दंत। और ये हा हमारा क्या है, ये हमारा हा है कंठ से। अगर कंठ ऑप्शन में नहीं देता है तो ऑप्शन में देगा क्या, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, ठीक है, स्वर यंत्र। यानी कि जो हमारा स्वर यंत्र होता है, कंठ के अंदर से ध्वनि इसकी आती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण। इसको क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी नाम दिया गया है। हमारा जो या और वा है, या और वा, ये दो हमारे क्या हैं, ये दो हमारे क्या होते हैं, अर्धस्वर। ये दो हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं, अर्धस्वर।
और ला हमारा क्या कहलाता है, ला हमारा कहलाता है लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। और ला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, यानी कि पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ये हमारे हो गए सबके अलग अलग नाम, किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारी जो वर्णमाला की क्लास खत्म होती है, प्रैक्टिस क्लास। अब मेरे हिसाब से तो अब इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता वर्णमाला का। जो भी क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते थे, एक ही क्वेश्चन को हमने कई तरह से घुमा घुमा कर भी समझा दिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपके साथ एग्जामिनर जो है केवल एक छलावा के रूप में उस क्वेश्चन को कठिन कर सकता है, जबकि उसमें होता कुछ नहीं, केवल वो ऑप्शन या तो घुमा के रख देगा या फिर क्वेश्चन घुमा कर रख देगा। तो दोस्तों आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना। और इसकी जो PDF है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी हमारी बर्तनी की प्रैक्टिस क्लास। और वो आएगी तब जब हमारे बर्तनी का टॉपिक जो मेन चैनल है 30 मिनट्स GS में, वहाँ पर जैसे ही हमारी बर्तनी की टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, अगले दिन ही आपके यहाँ पर बर्तनी का अभ्यास आ जाएगा। ठीक है, तो उस ऐसे ही अच्छे अभ्यास करने के लिए, बेहतर कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको यहाँ पर डाउट बचता है या फिर कोई भी मुझसे मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई भी गलती हुई, तो उसको कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि यहाँ पर ये गलती हो गई है, तो उसको मैं देखकर सही कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अन्य क्लास में, जो कि होगी बर्तनी की। चलिए दोस्तों मिलते हैं, धन्यवाद।